स्वागत है आपका पीटीसी न्यूज में। मैं सुमन कश्यप आपके साथ। हर वक्त हो चला है हरियाणा बुलेटिन का। आपको रूबरू करवाएंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। करनाल में राज्य स्तरीय वन महोत्सव समारोह आयोजित। सीएम नैब सिंह सैनी पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। कहा वातावरण को हरा भरा रखने में सभी अपना योगदान दें। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घरौंडा में जन समस्याओं को सुना। समस्या के निवारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। इनेलो बीएसपी गठबंधन पर भी दी प्रतिक्रिया। तो शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश के खिलाफ हरियाणा सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट। कहा अभी हालत ठीक नहीं, बिगड़ सकती है कानून व्यवस्था। किसानों प्रदर्शन का ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए आ सकते हैं। तो पेरिस ओलंपिक के लिए हरियाणा के 6 कुश्ती पहलवानों का चयन। गांव खरखड़ा की ऋतिका हुड्डा भी हुई चयनित। पीटीसी न्यूज ने महिला पहलवान से की खास बातचीत। जींद में हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को मिली बड़ी सफलता। 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते माइनिंग इंस्पेक्टर काबू। लेन देन कराने वाला बिचौला भी हुआ गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा किसानों को ऑर्गेनिक खेती करने के लिए प्रेरित करने के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य किया जा रहा है, ताकि किसान ऑर्गेनिक खेती को अपनाकर अपनी आय में इजाफा कर सके। मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने पिंजौर के यादविंदर गार्डन में 31वें मैंगो मेले में लोगों को संबोधित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्राकृतिक खेती की ओर रुझान बढ़ाने के लिए अलग अलग बजट का प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार भी इस उद्देश्य को आगे बढ़ा रही है। करनाल में आयोजित वन महोत्सव समारोह में सीएम नैब सिंह सैनी पहुंचे और इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा वन विभाग हरियाणा राज्य में हरियाली बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है और इसी के तहत वन विभाग सुरक्षित वन भूमि, आरक्षित वन भूमि, पंचायत भूमि, संस्थागत और सामुदायिक भूमि और कृषि भूमि पर पौधारोपण किया जा रहा है। आगे कहा कि जितना सम्मान हम अपनी जन्म देने वाली मां का करते हैं, उतना ही प्यार धरती माता से करना चाहिए। वातावरण को हरा भरा रखने में सभी को अपना सहयोग देना चाहिए। सुनिए क्या कुछ कहा सीएम नैब सिंह सैनी ने। हम अपनी माता से करते हैं, अपने जन्म देने वाली मां से करते हैं, उतना ही सम्मान हमारा पालन पोषण करने वाली ये धरती मां को भी हमें करना चाहिए, देना चाहिए। प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमें कृत संकल्प होना चाहिए। मुझे ये खुशी है कि आज वर्ष 2023-24 में गुरुग्राम, नौ रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में 22,425 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित वन अधिसूचित किया गया। आज हम हर जिले में 5 से 100 एकड़ के क्षेत्रफल का ऑक्सीवन बनाने की योजना, आज इसकी शुरुआत हमने की है। वर्ष 2022-23 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 ऑक्सीवन स्थापित किए गए हैं। यह समारोह इसी योजना के तहत करनाल में स्थापित ऑक्सीवन किया जा रहा है। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने करनाल के घरौंडा में जनसंवाद कार्यक्रम में घरौंडा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की शिकायतों को सुना और उनकी समस्या के निवारण के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम पूरे लोकसभा क्षेत्र में किए जा रहे हैं और बाकी जो बचे विधानसभा है उनमें भी जल्द ये कार्यक्रम किए जाएंगे, ताकि मैं जनता का धन्यवाद भी कर सकूं और उनकी जो समस्या है उनको सुनकर उनका निपटारा भी किया जा सके। कल मैं इंद्री विधानसभा में था और जो मेरा ये जनसंवाद के कार्यक्रम चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव के बाद विचार है कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक समय जनता से मिलना, कार्यकर्ताओं से मिलना और सबका धन्यवाद करना। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये 4थी विधानसभा हो गई है। 5 विधानसभाएं और शेष बची हैं। अगले 2 या 3 सप्ताह में उन सब में भी जाकर मैं पुलिस की सराहना करता हूं कि इस प्रकार के अपराध करने वाले जो लोग हैं और खास करके जो बड़े बड़े गैंग हैं, तो ये जो भाऊ गैंग के 3 लोगों के साथ एनकाउंटर हुआ है देश में और बढ़ रहा है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? अगर 3 लोगों का एक साथ ऐसा एनकाउंटर होकर के और पुलिस एक्शन करती है तो हमें उस पुलिस को एक प्रकार से सराहना करनी चाहिए कि किसी प्रकार का कोई भी अपराध है उसको पुलिस सहन नहीं करेगी।
शंभू बॉर्डर खोलने के हाईकोर्ट के आदेश को हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है और गुरुवार को हरियाणा सरकार की इस अपील पर सुनवाई हो सकती है। हरियाणा सरकार ने यह कहा है कि अभी हालात ठीक नहीं है, किसान और प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली के जरिए आ सकते हैं, कानून व्यवस्था जो है वो बिगड़ भी सकती है, तो इसलिए इस आदेश पर रोक लगाई जाए। तो तमाम मुद्दे पर हमारी सहयोगी वैशाली चौधरी ने याचिकाकर्ता और वकील वासुरंजन शांडिल्य से बात की। चलिए सुनते हैं। शांडिल्य जी, मुझे ये बताइए कि अभी जैसे खबर आई है कि हरियाणा सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख करने का फैसला कर लिया है और इस पर मतलब हरियाणा सरकार की जो याचिका है उस पर अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। तो आप मुझे थोड़ी सी, एक तो ये है कि मुझे ये बताइए कि आपने जो याचिका डाली थी उस पर हाई कोर्ट का जो आदेश आया उसके बाद का थोड़ा सा मुझे बताइए, फिर हम अगला सवाल करेंगे। जी वैशाली जी नमस्कार। सबसे पहले मैं पीटीसी न्यूज के तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जो एक हाई कोर्ट में बंच ऑफ PILs मैटर चल रहे थे कि किसानों को रास्ता दिया जाए, उसके बाद एक मेरे द्वारा भी एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे एक PIL फाइल की गई थी, कमर्शियल ग्राउंड पे PIL फाइल की गई थी, व्यापारी भाइयों के लिए PIL फाइल की गई थी, गरीब लोगों के लिए, रेडी पड़ी वालों के लिए, जो उनके लिए मेरी तरफ से PIL फाइल की गई थी। क्योंकि अंबाला का जो कारोबार था वो भुखमरी की कगार पर आ गया था और लोग वहाँ के भुखमरी की कगार पर आ गए थे, क्योंकि व्यापारियों के पास स्टाफ को तनख्वाह देने के लिए पैसे ही नहीं थे, क्योंकि अंबाला पंजाब से बहुत ग्राहक आते हैं। जी तो NH 44 है वह दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक का व्यापार वहाँ चलता है और NH 44 को लाइफलाइन कहा जाता है हमारे देश की। तो उस बॉर्डर को किसानों ने बंद किया, जिसके बाद 10 जुलाई को इस मामले में सुनवाई हुई और हाई कोर्ट ने इस मामले में 1 हफ्ते के अंदर हरियाणा सरकार को शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश एक्सपेरिमेंटल तौर पर देने के आदेश दिए। जी आज पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में शंभू बॉर्डर खोलने को लेकर जो हाई कोर्ट ने आदेश किए थे उसमें मैं दोबारा पेश हुआ और मैंने खनौरी बॉर्डर खोलने के लिए भी हाई कोर्ट से मांग की थी और हाई कोर्ट ने बोला कि शंभू बॉर्डर खुलने के बाद हम खनौरी बॉर्डर को भी खोलेंगे। तो उसके बाद मैंने हाई कोर्ट से मांग की कि गाइडलाइंस बनाई जाए कि कोई भी अगर नेशनल हाईवे को जाम करता है तो उस पर FIR दर्ज हो और उसको अरेस्ट किया जाए। इसी के साथ आज मैं सुप्रीम कोर्ट का भी आभार जताता हूं जो हरियाणा सरकार ने इस ऑर्डर को चैलेंज किया जो हाई कोर्ट ने शंभू बॉर्डर खोलने के लिए दिया था, उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को फटकार लगाई कि आप हाईवे को कैसे बंद कर सकते हैं, यातायात को कैसे बंद कर सकते हैं। अब इसमें 18 जुलाई को अगली तारीख है, मैं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले में पेश होऊंगा और जल्द से जल्द शंभू बॉर्डर खनौरी बॉर्डर को खुलवाने के लिए आदेश पारित करवाए जाएंगे कोर्ट के माध्यम से और इसी के साथ एक गाइडलाइंस भी बनवाई जाएंगी ताकि कोई भी नेशनल हाईवे ब्लॉक ना कर सके। तो विश्व के मानचित्र पर साइबर सिटी के रूप में अपनी पहचान बना चुके गुरुग्राम के जैकमपुरा में दूषित पेयजल आपूर्ति लोगों के जी का जंजाल बनती जा रही है। जी हाँ, इतना ही नहीं, यहाँ के निवासियों को बीमारियों का डर भी सताने लगा है। दूषित पेयजल आपूर्ति को लेकर जैकमपुरा के निवासी पार्षद से लेकर नगर निगम के तमाम अधिकारियों का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हम बड़े परेशान हैं। हमारे घर के सामने ढेर लगा हुआ कूड़ा की गाड़ी भी नहीं आती। पानी 4-4 घंटे पानी इतना गंदा आ रहा है, गटर का पानी आता है। कितने दिनों से पानी जो है गंदा? पानी 20-25 दिन से ऐसा आ रहा है। हम पीने का पानी बाहर से लाते हैं, कब तक लाएंगे बताओ मोल का पानी, ये बताओ। और यहाँ पे आके पानी इतना गंदा, ऊपर से बिजली और काट लेते हैं 4-4 घंटा। जयकुंपरा की बिजली सबसे ज्यादा जाती है। हम इतने परेशान हैं, बच्चे छोटे छोटे बच्चे सब बीमार हो रहे हैं, किसी के दस्त, किसी को उल्टियाँ लग रही पानी पी के। तो आपने इसकी शिकायत पार्षद को या फिर निगम में कभी की? नगर निगम में भी कई पार्षद से भी बोला, वो कहते हैं हमारे घर में भी गंदा आ रहा है। ये तो सभी जगह गंदा आ रहा है, 2-3 दिन आएगा फिर साफ आने लग जाएगा। अभी तक तो आया नहीं, 10 दिन हो गया शिकायत करने के बाद में पानी साफ नहीं आया। और इस गली में बहुत समस्या हो रही है पानी की, कम से कम 1 महीना होगा, सारे दिन ही गंदा पानी आता है, पीने को पानी नहीं है और कूड़ा है वो नहीं उठता। 1 महीने से कूड़े वाला भी नहीं आ रहा है और बच्चे परेशान है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे पीने को पानी नहीं है, सारे दिन हमारे परेशानी बड़ी रहती है। अब बताओ हम जिए तो कैसे जिए, पानी भी गंदा आता है, कूड़ा भी घर में रहता है, बिजली भी नहीं रहती, सबसे ज्यादा हमारी गली की बिजली जाती है। 20 दिन से पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, जो बिल्कुल नहाने लायक भी नहीं है, ना कपड़े धोने लायक है। हमें पानी बाहर से खरीद के लाना पड़ रहा है। शिकायत भी बहुत सारी करी दिलीप साहनी को नगर निगम में, पर कोई रिस्पांस बिल्कुल ढंग से नहीं आ रहा। वो भी कह रहे कि आएगा, पीछे से आएगा, जब होएगा ठीक होएगा। कोई डेट नहीं मिल रही कि हम इस डेट पे ठीक कर दें, कुछ नहीं मिल रहा। पानी हमें खरीद के लाना पड़ रहा है। तो और भी समस्या आप बता रहे थे कि जिस तरीके से बिजली भी और क्या बिजली की समस्या और कूड़े की समस्या और सीवरेज
ये बिल्कुल भी जीरो है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। कूड़े वाला भी आता है, जाके चले जाता है, कूड़ा भी नहीं उठाता, पैसे लेने के टाइम आ जाता है। अब 100 रुपये बढ़ा दिए। अब 100 रुपये बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमने कहती ठीक है 100 रुपये बढ़ा लो, पर कूड़ा तो उठाओ, वो नहीं, तब भी नहीं आ रहे। उसके बाद सीवरेज की समस्या है, हमेशा बारिश से पानी भर जाता है, और बिजली तो बिल्कुल भी नहीं आ रही है। हर दिन में 3-3, 4-4 घंटे बिजली कट लग रहे हैं। कुछ भी बिल्कुल मूलभूत सुविधा गुड़गांव में नहीं है। गुड़गांव बिल्कुल खत्म कर दिया है नगर निगम वालों में, गुड़गांव में कुछ बचा ही नहीं है। पेरिस ओलंपिक के लिए हरियाणा के 6 कुश्ती पहलवानों का चयन हुआ है और इन 6 में से 5 महिला कुश्ती पहलवान हैं। तो रोहतक जिले की गांव खरखड़ा की रहने वाली रितिका हुड्डा भी इस बार 76 किलो भार में चयनित हुई हैं। रोहतक से हमारे संवाददाता ने रितिका, महिला पहलवान और कोच मनदीप सैनी से तैयारी को लेकर खास बातचीत की है। चलिए आपको दिखाते हैं। रितिका, जिस तरह से मनदीप जी यहाँ खिला रहे हैं, काफ़ी खिलाड़ियों को सिखाते हैं, तो कितने घंटे सिखाते हैं और कितना आप इनको सीखते हैं? सर जैसे सर सुबह शाम 3.5 घंटे कराते हैं और उसमें 1.5-2 घंटा मैट होता है हमारा। उसके बाद हार्ड वर्क होता है। तो मैट पे जितनी गलतियाँ होती हैं सर एक एक गलती पे ध्यान देते हैं, बहुत अच्छे से सिखाते हैं सर। किस उम्र में आप कोच साहब के पास आए थे? सर मैं 13 साल की थी, 2015 में आई थी यहाँ पर। तो क्या देख कर आए थे, मतलब कुश्ती में ही जाना था या फिर आप दूसरे गेम में बता रहे थे? एक बार मैं सुना था दूसरा गेम था आपका। वो सर मैं हैंडबॉल स्कूल में करती थी, लेकिन पापा ने मुझे रेसलिंग में डाला। उन्होंने पूछा मुझसे पहले कि कर लेगी या नहीं, तो मैंने हाँ कि पापा को लगता था कि ये पहलवानी में अच्छी चलेगी, तो पापा ने रेसलिंग में डाला मुझे। ओलंपिक के लिए खिलाड़ी का सपना होता है कि ओलंपिक में जाए, देश के लिए मेडल जीते, तो क्वालिफाई कर लिया था आपने, और अब इस तैयारियाँ किस तरह की चल रही हैं अब? सर मेरी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है, और जैसे मेरे अपोनेंट है मैं उनके बाउट देख के मतलब उनके अटैक डिफेंस सब कुछ अच्छे से कर रही हूँ, और जहाँ गलती हो रही है सर उन पे ध्यान दे रहे हैं। एक खिलाड़ी जिस तरह से जाता है ओलंपिक में, कुछ डर भी रहता है, एक उत्साह भी रहता है, आपके साथ क्या रहा? सर मेरे साथ मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं है। मैं अपनी तैयारी के साथ जा रही हूँ क्योंकि अपनी प्रैक्टिस पे भरोसा है, और जैसे कुछ अपोनेंट ऐसे जिनके साथ मैं लड़ चुकी हूँ, तो मुझे प्रैक्टिस पे पूरा भरोसा, मैं अच्छे से लड़ूंगी वहाँ पे। कोच साहब कितना मतलब आपको अभी सिखा रहे हैं और कितनी बारीकी से जो जो आपके बता रहे हैं, कुछ कमियां रहती हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उनको दोहराया जा रहा है? सर जैसे जहाँ गलती हो रही है उस गलती को 10-10 बार मतलब ज़्यादातर 10 बार उनको ही काम कर रहे हैं हम, क्योंकि बार बार वही गलती हो रही है। तो अगर उसको गलती को बार बार करेंगे तो जल्दी सुधर जाती है और काम भी हो रहा है। तो इस बार कितने तैयार हैं आप मेडल के लिए? सर मैं 100% तैयार हूँ, अपना बेस्ट दे के आऊँगी। हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो टीम ने जींद में माइनिंग विभाग के इंस्पेक्टर मोहित को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। जी हां, मुख्यालय से सूचना प्राप्त हुई थी कि शिकायतकर्ता राजेश छातर गांव का रहने वाला है। उन्होंने डिपार्टमेंट के टोल फ्री नंबर पर मामले की जानकारी दी और माइनिंग डिपार्टमेंट में मोहित माइनिंग ऑपरेटर जींद का है और वो राजेश बट्टा वाले को ऊंची नीची जमीन करने के लिए मिट्टी उठाई थी। उसको माइनिंग के नोटिस का डर दिखाकर 10 लाख रुपए का नोटिस बनाया, तो नोटिस का 25% रिश्वत के तौर पर पहले मांगा गया, जिसके तहत 1.5 लाख रुपए में बात तय हुई थी। कल हमारे मुख्यालय से एक सूचना प्राप्त हुई थी, राजेश है छात्र गांव का, उसने हमारे टोल फ्री नंबर पे सूचना दी थी। कोई मोहित है माइनिंग ऑपरेटर जींद का, उसकी भट्ठा लगा हुआ है राजेश का किठाना गाँव में, और उसने अपने ज़मीन में से ईंट वगैरह पात के वहाँ ऊंची नीची ज़मीन होगी, उसको माइनिंग के नोटिस का भय दिखाकर उससे 10 लाख का जुर्माने का भय दिखाया पहले तो, फिर उसका 25% उन्हें उसमें रिश्वत के तौर पर मांग लिया। जिनकी 1.5 लाख रुपए में बात तय हुई थी, ये हमारे पास भेज दी जो हमारे उच्च अधिकारियों ने, हमने रेड करी और 1.5 लाख रुपए लेते हुए इसका रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कहाँ से गिरफ्तार किया? इसको मोहनगढ़ छापड़ा गाँव से गिरफ्तार किया था, जो एक मीडिएटर था नवीन, उसको भी बाद में अरेस्ट किया है, जो इसकी मदद कर रहा था सारी। जो पैसे थे सर वो नोट कितने रुपए? वो 500 रुपए के 300 नोट थे। तो और श्री विनोद जी इसमें जो एसडीओ दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम है वो ड्यूटी मजिस्ट्रेट थे, और उन्हीं के ऑफिस के जेई हैं कश्मीर जी गौतम, वो इसमें शैडो विटनेस थे। तो क्या कार्रवाई की सर? फिलहाल दोनों का मुकदमा दर्ज कर दिया हमने, जो नया कानून आया उसके तहत कार्रवाई की है, और उसमें कार्रवाई करके दोनों को अरेस्ट कर लिया, अभी पेश करेंगे। पंचकुला में राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करोड़ों रुपए की घोषणाएं की, तो वहीं हरियाणा के सरपंचों ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने ये कहा कि शहरी और ग्रामीण विकास के लिए सरकार 2400 करोड़ रुपए खर्च करेगी।
900 करोड़ शहरी विकास और 900 करोड़ ग्रामीण विकास पर खर्च किया जाएगा। सुनिए क्या कुछ कहा हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने। जिला परिषद का चेयरमैन भी, उसका जो प्रोटोकॉल हमने रखा है, उसका प्रोटोकॉल डीसी और एसपी के बराबर में हमने अपने जिला परिषद के चेयरमैन का रखा है। और जो हमारा ब्लॉक समिति का चेयरमैन है, उसका प्रोटोकॉल हमने एडीसी और सीजीएम के बराबर रखा है, ताकि उसके भी सम्मान के अंदर कोई कमी न रहे। और हमारी ये सोच है कि हमारी जो ये पंचायती राज संस्थाएं हैं। तो ये थी अब तक की खास खबरों की ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए पीटीसी न्यूज के साथ।